नमस्कार। आज हम भारतीय बैंकिंग सिस्टम के काम करने के तरीके को समझने वाले हैं। मतलब इसकी पूरी बनावट कैसी है और वक्त के साथ इसमें क्या-क्या बदलाव आए। और इसके लिए हम इसी सोर्स मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। हम जो भी बात करेंगे वो सब कुछ इन टेक्स्ट बुक के पन्नों पर आधारित है। तो एक बात तो पक्की है कि जो भी जानकारी मिलेगी वो सीधी और तथ्यों पर आधारित होगी। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर एक बैंक होता क्या है? सीधी सी बात है, ये एक ऐसी संस्था है जो पैसे और क्रेडिट से जुड़ी है। ये आम लोगों से पैसे जमा करती है और फिर जिन्हें जरूरत होती है उन्हें उधार देती है। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बैंकों को बांटा कैसे जाता है, फिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उस अहम दौर की बात करेंगे, उसके बाद कुछ खास डेवलपमेंट बैंकों के बारे में जानेंगे और आखिर में उन दूसरी वित्तीय संस्थाओं को देखेंगे जिन्होंने आज के सिस्टम को ये शक्ल दी है। चलिए तो फिर पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि भारत में बैंकों को असल में किन कैटेगरीज में रखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला और बड़ा बंटवारा होता है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंकों के बीच। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो रिजर्व बैंक के एक खास क्लब का हिस्सा हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें आरबीआई से उधार लेने जैसे कुछ फायदे तो मिलते हैं, पर उन्हें आरबीआई के कड़े नियमों को भी मानना पड़ता है। अच्छा, कमर्शियल बैंकों के अंदर भी एक बड़ा फर्क है और वो है मालिकाना हक का। मतलब बैंक का कंट्रोल किसके हाथ में है। अगर ज्यादातर हिस्सेदारी सरकार की है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक है और अगर निजी लोगों की है तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक कहलाता है। अब आते हैं भारतीय बैंकिंग इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो दौर था बैंकों के राष्ट्रीयकरण का। तो सवाल यह उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। सरकार चाहती थी कि बैंकों का पैसा सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन तक ही ना पहुंचे, बल्कि खेती और छोटे उद्योगों जैसे जरूरी सेक्टर तक भी जाए। ये पूरा प्रोसेस कई स्टेज में हुआ। इसकी शुरुआत 1949 में खुद देश के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के राष्ट्रीयकरण से हुई और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। और यहां से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। साल था 1969, जब सरकार ने एक ही बार में देश के 14 सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों को अपने कंट्रोल में ले लिया। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। इसमें पंजाब नेशनल बैंक जैसे नाम हैं जो 1894 से काम कर रहा था, और इलाहाबाद बैंक जो 1865 से था। मतलब ये सिर्फ बैंक नहीं थे, ये वो संस्थाएं थी जिनका एक बहुत लंबा इतिहास था और जो अचानक से सरकारी कंट्रोल में आ गई। तो जब सरकार का बैंकों पर कंट्रोल हो गया तो ध्यान इस बात पर गया कि कुछ खास सेक्टरों को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल बैंक बनाए जाएं। इनमें सबसे पहला नाम आता है आईएफसीआई का। याद कीजिए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और देश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इंडस्ट्रीज की सख्त ज़रूरत थी। बस यहीं पर आईएफसीआई का रोल शुरू हुआ। इसे खास तौर पर फैक्ट्रियों और उद्योगों को पैसा देने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे सबसे खास बात यह थी कि आईएफसीआई ने इंडस्ट्रीज को वो लंबा चौड़ा लोन दिया जिसकी उन्हें आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब बात करते हैं भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जान यानी नाबार्ड की। ये वो संस्था है जो खेती और गांवों के विकास के लिए दिए जाने वाले सारे लोन के सिस्टम की देखरेख करती है। एक तरह से ये पक्का करती है कि देश के किसानों और गांवों तक पैसा आसानी से पहुंचे। अगला नंबर है उस संस्था का जो छोटे उद्योगों के लिए काम करती है। और फिर आता है सिडबी। देखिए, छोटे और मीडियम बिजनेस भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हीं से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। सिडबी को इसलिए बनाया गया ताकि इन जरूरी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए पैसा यानी फाइनेंस मिलता रहे। चलिए, अब कुछ और अहम वित्तीय संस्थाओं पर नजर डालकर इस पूरी तस्वीर को पूरा करते हैं। 1980 के दशक में भारत का ध्यान गया विदेश व्यापार पर और इसके लिए बनाया गया एक्जिम बैंक। लेकिन 90 के दशक में एक और बड़ा मोड़ आया। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे नए और मॉडर्न प्राइवेट बैंकों का उदय हुआ और इन्होंने बैंकिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। तो कुल मिला के अगर एक लाइन में पूरी बात समझनी हो तो वो ये है, राष्ट्रीयकरण का पूरा दौर असल में पैसे के बहाव को कंट्रोल करने के बारे में था। सरकार ये पक्का करना चाहती थी कि देश का पैसा उसके आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने में लगे। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, ये पूरा विकास एक सीधी लाइन में नहीं हुआ, ये लहरों में हुआ। आज़ादी के ठीक बाद औद्योगिक विकास पर जोर,
80 के दशक में खेती और एक्सपोर्ट जैसे खास सेक्टर पर ध्यान, और फिर 90 के दशक में प्राइवेट बैंकों के आने से एक नए कंपटीशन का दौर। तो संक्षेप में हमने ये देखा कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम का एक स्पष्ट ढांचा है। हमने ये भी जाना कि राष्ट्रीयकरण एक बहुत बड़ी नीति थी ताकि पैसे के फ्लो को सही दिशा दी जा सके। फिर खेती और उद्योग जैसे सेक्टर के लिए खास बैंक बनाए गए और 90s के दशक में प्राइवेट बैंकों की वापसी हुई। तो ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। आज की दुनिया में जहां हम बस फोन के एक टैप से पैसा इधर से उधर कर देते हैं, वहां इस पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम का भविष्य क्या है? क्या ये खुद को बदलेगा या फिर समय के साथ अप्रासंगिक हो जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।